हाय, मेरा नाम कुशल है और मैं मंकी स्पोर्ट्स का फाउंडर हूँ। मंकी स्पोर्ट्स शुरू करने का मोटिवेशन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आया। तो मंकी स्पोर्ट्स जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग खेल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए। कि गरीबी की वजह से 70% बच्चे अपने घर में नेग्लेक्ट, वायलेंस और अब्यूज़ जैसे इश्यूज़ का सामना करते हैं। निगलेक्ट, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कि वायलेंस होना, अब्यूज़ होना, ये सब चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है और जिस पे बच्चों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी ज़िंदगी को देखे नहीं है कि उसका लाइफ कहाँ से शुरू, कहाँ पे है, उसके घर में क्या चलता है। आप उसको समझे नहीं है तो आप उसको जज कैसे करने जा सकते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बेसिकली लोगों को अगर ये बोल देंगे तो अजीब लगेगा, बट ये है एक्चुअली सर। इसमें रिसर्च भी बताया कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं और ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। बहुत लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा तरीका अपनाते हैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का और कुछ खराब तरीका अपनाते हैं। सर एक प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं इसके लिए अभी राइट नाउ? तो एक चीज़ करते हैं, आप आँख बंद कीजिए, बस अपने आप थॉट्स को देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं। 3 चीज़ें। ठीक है, बोलिए, आँख खोल लीजिए। वल्नरेबिलिटी इज़ गुड कि आप अपने बारे में बताएंगे तो ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी। बताइए। बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं। क्या वही रीज़न है ओवरलोडेड होना जिस वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं? होता है ये कि आप कंपेयर करते हैं और कभी-कभी हमको लगता है ये मोटिवेशनल वीडियोस है ना, इसके बारे में हमें बहुत स्केप्टिकल होना चाहिए क्योंकि जो मोटिवेशनल वीडियो है मेरे को लगता है एक बहुत मार्केटिंग गिमिक बन गया है और ये भी हमारे मार्केट में गलत बात फैलाई गई है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है 10वीं 12वीं तक तो आपका बहुत सारा स्कोप खत्म हो जाता है। ये बैच है हमारा, क्योंकि आपने अच्छे से आंसर दिया है तो ये मैं आपको देना चाहूँगा कि हाँ आप थैंक यू इसको सर। हाँ इसके साथ रखिए, आप याद रखिएगा इसको कि ऑल इमोशंस मैटर, है ओके। ना जी। कुशल सर का स्वागत है तोष रावत पॉडकास्ट में। कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। मंकी स्पोर्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ सर, आपके बैकग्राउंड के बारे में और तो बताइए आपकी जर्नी के बारे में पहले। तो मेरा नाम कुशल है और मैं मंकी स्पोर्ट्स नाम की एक संस्था है वो चलाता हूँ और ये काम मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। वैसे मैं रहने वाला पटना का हूँ, बिहार में। और मैं अर्ली एजुकेशन मेरा वहीं पे हुआ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद 5-6 साल जॉब किया है उसी फील्ड में। और उसी वक्त जब मैं जॉब करता था साथ में कुछ वॉलंटियर काम भी करता था कुछ एनजीओज़ में। और वो एनजीओज़ का तो उस एनजीओज़ में काम करते करते फिर मेरा रुझान आ गया उस फील्ड में, सोशल सेक्टर के फील्ड में। और उसके बाद मैं फिर स्विच करके अब इस फील्ड में ही काम करता हूँ। तो ये मंकी स्पोर्ट्स एक्चुअली है क्या सर, और ये वर्क कैसे करती है? तो मंकी स्पोर्ट्स जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग खेल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए। और मतलब कि जब मैंने ये संस्था शुरू की उससे पहले मैंने यहीं पर रायगढ़ में ही एक स्कूल है कृष्णापुर में, वहाँ पे मैंने 1 साल बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ाया भी है। और जब मैं पढ़ाता था स्कूल में तो एक बच्चा था जो मुझे हमेशा परेशान करता था, है ना। तो मतलब कि एक दिन मैंने उससे गुस्से में आके पूछा कि मैंने उसको बोला कि तुम बड़े होके क्रिमिनल बनोगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसके घर में उसकी जो पिता हैं, उसके पिता उसके माता जी को रोज मारते थे और मतलब कि उसका असर मतलब बच्चों पे भी पड़ता है। और मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ उसके साथ नहीं 60-70% बच्चों के घर में ऐसा होता है जिनका असर बच्चों के ओवरऑल उनके वेलबींग पे, सोशल इमोशनल स्किल्स पे पड़ता है, जिनसे उनका लर्निंग इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर हमने इस मंकी स्पोर्ट्स की शुरुआत की। तो ये मंकी स्पोर्ट्स जो आपने शुरुआत किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, आपके रियल लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या मेंटली आप कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने ये? तो मतलब कि जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं एक बहुत चुपचाप शांत रहने वाला बच्चा था। मेरे को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और मतलब कि ये कुछ हो सकता है कि घर में इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ के कारण हो सकता है या कुछ हल्का नेग्लेक्ट के कारण हो सकता है। तो मैं मतलब कि बहुत अपने अंदर बंधा हुआ बच्चा था। लेकिन खेल एक जगह था जहाँ पे मेरे को आई कुड बी माई सेल्फ, मैं जैसा हूँ वैसा बन सकता था। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस वहीं निकल के आता था।
तो वो मेरे को हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और मेरे को एक बेहतर इंसान बनाने में इस खेल ने मेरे को मदद की। इसी कारण मैं जब भी मतलब लाइफ में हमेशा फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स मेरा पार्ट बना है, चाहे मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, जब स्कूल में रहा हूँ, जब जॉब करता हूँ, अभी भी अगर मैं वो रोज़ के जीवन में उसको अपना नहीं पाऊँगा अपने जीवन में, तो मेरा लाइफ पूरा डाउन होने लगता है। तो मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि स्पोर्ट्स जो है वो, आप जो इंट्रोवर्ट थे और जो मतलब लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ये सब जो आपका कैरेक्टर था, वो स्पोर्ट्स से आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। जी। देखिए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होना कुछ खराब नहीं है। आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, आप इसमें रिसर्च भी बताया कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं और ज़्यादा वो उनका मतलब कि ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। तो इस ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होने की बात नहीं है, ये बात है कि पैसिव और पैसिव एग्रेसिव होने की बात है। पैसिव होना मतलब हुआ कि मतलब कि आपने मेरे साथ कुछ किया, मेरे को आपको कुछ बोलना है, लेकिन मैं डर की वजह से आपको बोलता नहीं हूँ, है ना? मैं अपने अंदर उस चीज़ को दबा लेता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देके इसका समझा सकता हूँ। जैसे कि जब स्टूडेंट स्कूल्स में बच्चे टीचर्स जो हैं बच्चों को मारते हैं, तो आपको लगता है ना बच्चों के अंदर गुस्सा आता है, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे। जी। वो हो गया पैसिव, लेकिन आप सह जाते होंगे, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, पीछे से जाके स्कूल के सामान को तोड़-फोड़ करते हैं। टीचर के उसके टायर को पंक्चर कर सकते हैं। तो वो हो गया पैसिव अग्रेसिव, है ना? आप आपके अंदर गुस्सा है, आप उसको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे क्योंकि वो आपसे बड़ा है ना? तो डायरेक्टली उनको कुछ नहीं बोल पा रहे, बट इनडायरेक्टली हम कुछ ना कुछ। इनडायरेक्टली आप उनको नुकसान करेंगे। तो वो होगी, जैसे एक हो गया पैसिव। पैसिव होना कि मतलब मैं सह लिया उस चीज़ को। पैसिव एग्रेसिव हुआ कि आप पीछे तरीके से उनसे पे वार कर रहे हैं, है ना? और एक होता है असर्टिव, जो बच्चों को हम भी सिखाते हैं। असर्टिव मतलब कि अगर हमको कुछ कहना है आपको, तो हम वो कहेंगे बिना आपको नुकसान पहुँचाए। एग्रेसिव हो गया कि हम आपको नुकसान पहुँचा के, बुली करके आपसे कोई काम करवाएँ, आपको दुःख पहुँचा के। असर्टिव हो गया मेरा हक, मेरे अंदर कुछ दुःख है, तो मैं आपको या मेरे को कुछ बोलना है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बोलना है, मेरा हक है ये बोलने का, ये मैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वो असर्टिव कम्युनिकेशन डेवलप हुआ मेरा कि मतलब कि मैं अपनी बातों को और मैं मतलब कि कहना शुरू किया, मतलब कि अपने अंदर दबाना उसको। तो वो थोड़ा डिफरेंस है। वो एक इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है, लेकिन मतलब अपने पैसिव होना कि मतलब कि वो उस तरह से मेरे को लगता है गलत चीज़ है। एक्चुअली ये सही बात है सर। मैंने भी देखा है ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, मतलब जो पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं किसी बच्चे के ऊपर, एकदम स्ट्रिक्ट, ना बाहर निकलने देना या फिर बहुत सारी चीज़ों पर रोक टोक रहता है, वो बच्चा ज़्यादा बस बदमाश हो जाता है। हाँ, ये मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि उसको देखिए, इसका कारण ये है कि वो अपने माँ-बाप के सामने एक रूप बन के रहता है, लेकिन बच्चे के अंदर तो बहुत सारी इमोशंस हैं ना। हर इंसान के अंदर इमोशंस होती है, हर आदमी की इच्छाएँ होती हैं। तो और उसके पेरेंट्स उसको वो अपने जहाँ पे वो एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में रहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करके अपने जैसा है वैसा नहीं रह पाएगा, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को तो निकालेगा। तो अपने दोस्तों के साथ या कहीं और उस चीज़ को निकालता होगा। जी। मतलब कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई टीनेजर है, अगर वो कुछ उटपटांग हरकतें कर रहा है, कुछ नेगेटिव या फिर क्या बोल सकते हैं, बदमाशी कुछ भी कर रहा है, तो उसके पीछे जो ट्रॉमा हो सकता है। हाँ, जी, जी। देखिए, बच्चे को बदमाश होना नॉर्मल है। जो बच्चा चुपचाप है, थोड़ा-सा हम लोग को देखने की ज़रूरत है, क्यों वो चुपचाप है पहले तो। बदमाशी हो गया कि देखिए, एन्जॉय कीजिए, थोड़ा बदमाशी करिए। बदमाशी तब होता है जब आप किसी को बुली कर, मतलब कि हमको पता है कि हम जानबूझ के आपको दुःख पहुँचा रहे हैं, मार रहे हैं या आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं अपने घर के एनवायरनमेंट से आता है कि उसके फादर, उसकी मदर को करते होंगे, वो अपने घर में देखता होगा, उसकी मदर उसके साथ करती होगी, तो वो कहीं और उस चीज़ को कर रहा है। तो ट्रॉमा का जो आपने बोला वो बहुत सही बात है। बहुत तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बच्चों को देखना पड़ता है। जी, सिर्फ़ ऐसा नहीं है जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी, गरीब घर से बच्चे लोग होते हैं, वो बच्चे नहीं हैं। बहुत मिडिल क्लास के घर में बच्चों में डोमेस्टिक वायलेंस, माँ-बाप के बीच में पिताजी को माँ को मारना या नेग्लेक्ट, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या मतलब कि वो मतलब कि वायलेंस होना, अब्यूज़ होना, ये सब चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है और जिस पे बच्चों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जी। तो सर मंकी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या सोचा आपने इसके बारे में और इसकी शुरुआत। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे कृष्णापुर में पढ़ाता था, चौथी कक्षा में पढ़ाता था। तो अब मैं खुद वैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगा और वहाँ का सिचुएशन देखा, तो लाइक मतलब कि बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। खासकर 1-2 बच्चे थे जो मतलब कितना भी, क्योंकि देखिए हम लोग पनिशमेंट रिवॉर्ड पे तो विश्वास नहीं करते, बच्चों से प्यार से ही बात करते हैं, लेकिन कितना भी कुछ भी कर ले वो बच्चा बिल्कुल मतलब सुनता ही नहीं था। तो एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं उसको बोला कि तू बड़ा होके ना बिल्कुल गुंडा बनेगा, है ना? लेकिन
लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि उसके घर में वही सब होता है, तो उसके पापा शराब पीते हैं, तो उसकी माँ को मारते हैं, और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, वो हॉस्पिटलाइज हुई। तो अपने घर में वो देखता है वो बच्चा, वो बिल्कुल ना उसके खाने पीने पे ध्यान है। तो बच्चे को बहुत पहले केयर की ज़रूरत है, मतलब कि उसकी साइको सोशल नीड्स होती है, हर इंसान की होती है, कि एक बच्चा जो होता है उसको बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं होगी तो अपने बिहेवियरल प्रॉब्लम में बहुत तरीके से दिखाएगा। तो जो एक तरह से हम लोग के जो प्रोग्राम की शुरुआत है वहीं से हुआ कैसे, और इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च भी फिर मैंने किया समझने के लिए कैसे उन बच्चों की साइको सोशल नीड्स, उनकी केयर को हम लोग पूरा कर सकते अपने काम के साथ। तो फिर वहाँ से हम लोग इस काम को शुरुआत किए हम। तो आप क्या करते हो मंकी स्पोर्ट्स में बेसिकली, स्पोर्ट्स के थ्रू उनके मेंटली और फिजिकली वेलबींग के लिए? ये प्रोसेस आप बताइए। जी, प्रोसेस देखिए शुरू होता है कि हम यूथ को ढूँढते हैं। जैसे हम किसी कम्युनिटी में काम करते हैं, तो हम क्योंकि हम बाहर के रहने वाले हैं, मेरे को ना भाषा आती है छत्तीसगढ़ की भाषा, तो हमको पता है कि उस जगह की प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा समझिएगा वहाँ का जो युवा है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ से गुज़र चुका होगा। तो हम उस युवा को ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग का कुछ बेसिक ट्रेनिंग होता है 3-4 दिन का, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक से बात करते हैं। खेल को कैसे इस्तेमाल कर सकें इंक्लूजन, समावेशी बनाने के लिए। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग खेल करते हैं तो सिर्फ लड़के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी में भी देखिएगा तो लड़कियां घर का काम करती हैं, है ना? तो ये हम लोग को कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि जब पार्टिसिपेशन हो तो जो बड़े लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब मिल के पार्टिसिपेट कर सकें। तो बच्चों के साथ मिल के नियम बनाना, ऐसा वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना कि तब बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो एक चीज़ की ट्रेनिंग हुई। दूसरी चीज़ हुई बच्चों उनको हम सिखाते हैं अपने युवाओं को कैसे वो अपने लिसनिंग स्किल्स को बेहतर कर सके, एम्पैथी को बेहतर कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये बहुत आम प्रॉब्लम है आजकल कम्युनिटी में, आप कहीं भी जाइएगा कि बहुत बच्चे शराब, नशा, बुलिंग, ये सब चीज़ बहुत कॉमन है। और आप जाके आप सीधे बोलेंगे कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, ये गलत है, और आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा? आपको लगता है नहीं सुनेगा। तो क्योंकि जब तक आप उसके पैर पे, लाइक यू हैव नॉट वॉक इन हिज इन हर और हिज शूज, मतलब कि आप उसकी ज़िंदगी को देखे नहीं है कि उसका लाइफ कहाँ से शुरू, कहाँ पे है, उसके घर में क्या चलता है, आप उसको समझे नहीं है, तो आप उसको जज कैसे करने जा सकते हैं? इसी कारण पहला काम है कि जब बच्चा कर रहा है कुछ, तो हमें उसका दोस्त बनना है, उसको समझना है, और समझना सिर्फ 1-2 दिन में नहीं होता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है 3 साल तक हम लोग एक ही कम्युनिटी में एक ही बच्चों के साथ काम करते हैं, और उन बच्चों को हम बहुत, मतलब कि शुरू 6 के महीने में तो हम उनसे क्या सही है क्या गलत पे बात नहीं करते हैं, बस हम उनसे खिलाते हैं और उनसे उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। फिर 6 महीना 1 साल बाद के बाद हम उनको कुछ बोलते हैं कि अरे ये क्या सही है क्या गलत है। फिर हम उनको एक स्किल्स के थ्रू उनको टारगेट करते हैं कि उनको हम कुछ स्किल्स दे सके ताकि वो अपने लाइफ को बेहतर कर सकें। तो अभी तक आपने कितने बच्चों को वेलबींग के लिए सब हो चुका है अब तक? जी, तो ये काम हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2500 बच्चे तक पहुँचे हैं। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 3 स्टेट में हम लोग काम किए हैं। और कुछ हम लोग का काम 2 तरीके से होता है। एक तो हम लोग खुद डायरेक्ट बच्चों के साथ काम करते हैं, या जो हम लोग 3-4 साल में जो काम सीखे हैं ना, उसका हम लोग एक करिकुलम बना लिए हैं। तो दूसरे एनजीओज़ अगर हमारे काम में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उनके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी 2500 बच्चे हम तीनों स्टेट में लाके अभी तक काम कर चुके हैं। तो कौन से एज के बच्चे को आप ट्रेन करते हो? 8 से 15 साल के बच्चे। तो 8 साल के बच्चे को जब आप ये सारी बातों के लिए आप कहते हो, तो वो कन्विंस होते हैं या फिर समझ में आता है उनको? समझ देखिए, ये सब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। तो एक्टिविटी के थ्रू आप कुछ करते हैं, और डिफरेंट हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बच्चों को, 8 से 11 और 12 से 15। तो जो बड़े बच्चों उनके लिए हम लोग का प्लान अलग होता है, और छोटे बच्चों के लिए थोड़ा प्लान अलग होता है। बड़े बच्चों को हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समझा सकते हैं, और छोटे बच्चों को हम लोग को कोशिश करना होता है खेल के द्वारा ही और सिंपलर एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको ये चीज़ हम समझा सकें। तो ये ऐसे करते हैं वो। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल है जी, जी, बेसिकली। जी, जी। तो ये सिर्फ बच्चों में नहीं, मतलब एडल्ट्स में भी ये लागू होती है एक्चुअली? हाँ, देखिए सब ये इस एक शब्द है इसके लिए, इमोशनल लिटरेसी। आप जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सुने होंगे हाँ कि जी। जैसे कि कैसे अपने मनी का बेहतर यूज़ कर सके, तो इमोशनल लिटरेसी भी एक टर्म है। मतलब कि कैसे इसमें 4-5 प्रोसेस होता है, जैसे कि भावना क्या होती है, भावना क्यों ज़रूरी है, भावना को आप कैसे समझें, और साथ ही साथ भावना को समझने के बाद आप उसको कैसे रेगुलेट कर सकें। तो हम लोग, बहुत लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा तरीका अपनाते हैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का, और कुछ खराब तरीका अपनाते हैं भावना नियंत्रण करने का। लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ पे कभी सोचते ही नहीं है कि भावना भी कोई चीज़ होती है, या भावनाओं पे भी हम उस पे भी कोई काम करने की चीज़।
लेकिन उससे मतलब आपके लाइफ के आउटकम्स, आपके सक्सेस, बहुत सारी चीज़ उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जी। तो सर एक प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं इसके लिए अभी राइट नाउ? तो एक चीज़ करते हैं, एक एक मिनट के लिए आँख बंद करते हैं। आप आँख बंद कीजिए, बस, और अपने आप थॉट्स को देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। बोलना है सर? नहीं, अभी 1 मिनट तक बस Okay. उसको देखते रहिए। मैं जब स्टॉप करना होगा तो बता दूँगा। हाँ, चलिए बताइए। क्या आया है आपको ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव थॉट्स आया है, नेगेटिव थॉट्स आया है? दोनों आ रहे थे। अच्छा। तो अगर आपको ऐसा लगा कि आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को मतलब कि पकड़ना चाह रहे थे और नेगेटिव थॉट्स को दबाना चाह रहे थे, ऐसा लगा कि आपको? ऐसा हुआ आपके साथ? तो जो नेगेटिव थॉट्स है, तो जहाँ ये जो आपके साथ हुआ, और ये जनरली हम सब करते हैं। कोई हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना कि अरे शाम को पिज़्ज़ा खाएँगे, या अरे हम ऐसा सोचते हैं कि अरे नया गाड़ी खरीदना है, नया लैपटॉप खरीदना है, तो हम उस चीज़ के बारे में बार-बार सोचते रहते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में कोई चैलेंज है, अरे ये लोन रिपे करना है ना? या ये कैसे खर्चा चलेगा? तो हम उस चीज़ को दबाते हैं क्योंकि वो मतलब कि हमको प्रॉब्लम देता है। तो अब हम ये समझ, जो हमारा नेगेटिव थॉट्स आए ना आपके दिमाग में, तो आप उसको समझिए कि क्या वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट आप सोच के बताइए, क्या वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है वो नेगेटिव थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स मतलब ये था कि पॉजिटिव जो चीज़ें थी, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये दिमाग में चल रहे थे थॉट्स, पॉडकास्ट को आगे लेके जाना है, ये सब चीज़ें कुछ भी। नेगेटिविटी जो ये था कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम थोड़ा-सा रुक गए हैं, ऐसा कुछ। हाँ, तो मतलब कि आप लेकिन नेगेटिव थॉट्स आपको कुछ बताने, चलिए अभी का एग्ज़ाम्पल नहीं लेते हैं, लेकिन जेलसी, जलन, घृणा, गुस्सा, क्या ये आपको कुछ बताने की कोशिश करता है? कुछ फीलिंग बोल रहे हैं आपके, हाँ, कुछ नहीं, चीज़। ये नेगेटिव फीलिंग्स जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये क्या आपको वो हमें दबाना चाहिए, क्या ये हमको कुछ बताने की कोशिश करता है? ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे जलन क्या बताने की कोशिश करें? मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं, एग्ज़ाम्पल है ना? आप किसी अच्छे यूट्यूबर को देखते हैं छत्तीसगढ़ लेवल पे, उसको एक लाइक मिलता है, तो आपको थोड़ा-सा हल्का-सा जलन आता होगा, एनवी आता होगा हल्का-सा, आता ऑब्वियस है। सी बात है। तो वो मतलब आप फिर वो जलन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो जलन बेसिकली कि आप खुद को इम्प्रूव करो। हाँ, ट्रू, ट्रू। तो लेकिन ये एक अच्छा तरीका है इसको मैनेज करने का, लेकिन बहुत बार जलन लोग कैसे यूज़ करते हैं? उसकी बुराई करके। अरे यार, ये तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ये सब तो हम नहीं करते हैं। जनरली वो एक हो गया नेगेटिव तरीके से आप अपने नेगेटिव इमोशंस कोई खराब नहीं है ना? चाहे आप कुछ आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है, वो भी अच्छा है, और कुछ एंगर है, जलन है, ये हम लोग के सोसाइटी में ऐसा हो गया कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, इसको दबाने की कोशिश करो। तो आप अपना जलन है, आप किसी के साथ शेयर भी आपको करने में लगता होगा, चैलेंज लगता होगा, अपने को पता नहीं है कि ये सच है। आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप बोल सकते हैं यार कितना अच्छा काम कर रहा है, या क्या दूसरा क्या कर सकते हैं, अरे ये तो वो सब वीडियो बनाता है, बुराई भी कर सकते हैं उसका, या आप उसे कुछ सीखने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप उस नेगेटिव इमोशंस को, वो भी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दबाने की जगह और उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसी ही थिंकिंग करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। फ्रेंड्स भी रहते हैं तो हम लोग बात जब करते हैं कि नहीं वो लोग अच्छा कर रहे हैं यार, वो हाँ। लोग ऐसा-ऐसा है। हाँ, हाँ। तो आती है जेलसी, हाँ। बट उसमें ये रहता है कि हम और सीखते हैं कि वो सीखते क्या हैं। कर रहे जी, हैं। जी। तो ये आपके अंदर ये एक अच्छा तरीका है अपनी इमोशंस को मैनेज करने का। लेकिन बहुत लोग भी ये करते हैं कि उसको उसके बारे में खराब बोल के, या उसको डिनाई भी करते हैं, चलो उसको देखना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं। ये भी ये तरीका करते हैं कि और वो अच्छा कर रहा है तो उसके वीडियोज़ और देखना चाहिए आपको कि आप और क्या-क्या सीख सकते हैं ना, या पूरा राइट। उसको हम ब्लॉक ही कर दिए कि हमको इतना जलन है कि कि हम उस इंसान को देखे ही नहीं, हम उसको जाने ही नहीं उसके बारे में। नहीं, तो हमें तो देखना ही पड़ता है। हाँ, तो एक पॉजिटिव तरीका है जी। उस चीज़ को मैनेज करने का। तो यानी क्या है कि ऑल इमोशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? जी, जी। हाँ, तो ये बैच है हमारा, क्योंकि आपने अच्छे से आंसर दिया है, तो ये मैं आपको देना चाहूँगा अरे कि सर, हाँ, आप थैंक इसको यू सर। हाँ, और इसके साथ रखिए, आप याद रखिएगा इसको कि ऑल इमोशंस मैटर, है ना? ओके, जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। या तो अच्छा एक चीज़ और सर, हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, जी, ओके, चाहे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो या फिर माइंडसेट के लेवल पे हो, बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं। एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है सर कि हम ओवरलोडेड हो जाते हैं। उसको टैकल कैसे करें सर? मतलब होता है कि प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई तो कर रहे हैं,
कुछ चीज़ें अप्लाई होती है, बट कुछ चीज़ें मेंटली हमको क्या वही रीज़न है ओवरलोडेड होना जिस वजह से हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं? वो डिप्रेस होने का चांस ये होता ही है कि आप कंपेयर करते हैं, और कभी कभी हमको लगता है ये मोटिवेशनल वीडियोस है ना, इसके बारे में हमें बहुत स्केप्टिकल होना चाहिए, क्योंकि जो मोटिवेशनल वीडियो है मेरे को लगता है एक बहुत मार्केटिंग गिमिक बन गया है। हाँ, वो 2 सेकंड का मोटिवेशन देते हैं, लेकिन आप शायद मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि जैसे शायद जिसमें आपने बताया कि अपने खुद के बैकग्राउंड को, अपने खुद के सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा अगर मैं आपको बोल दूँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मेरा बैकग्राउंड अगर मेरे लिए लाइफ ईजी है तो मेरे को कहना बहुत आसान है, लेकिन लाइफ का चैलेंज अगर आपका चैलेंजेस 1000 है तो आपके लिए करना वो मुश्किल है। अब मैंने तो बोल दिया, आपने मान लिया, और जब आप कर रहे हैं आपसे हो नहीं रहा है, तो आप डिप्रेस तो होंगे ना। तो अपने रियलिटी, तो ये आज के युवाओं के सब बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब बहुत सारा मोटिवेटेड वीडियो सब देख के बिल्कुल लगता है वो बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे या बिल्कुल कुछ दुनिया वो कर लेंगे, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो दूसरे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अपना कॉन्टेक्स्ट को समझना, अपनी रियलिटी को जानना आई थिंक इज ज़रूरी, कि क्या मैं कर सकता हूँ, और एक अच्छा रोल मॉडल चुनना, कि जैसे कि आप आमिर खान को रोल मॉडल मान लेंगे या आप किसी यूट्यूबर को रोल मॉडल मान लेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट आपके कॉन्टेक्स्ट से संलग्न नहीं है, लेकिन आपकी कम्युनिटी में आप देख रहे हैं कि आपके जैसा बंदा कोई अच्छा किया है, तो आप उससे जाके सीखिए, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट, उससे कॉन्टेक्स्ट आपका सिमिलर होगा ना। आप उससे, क्योंकि आप वो आपको सही रास्ता दे सकता है ना। जो बाहर का आदमी, हम आपके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, तो हम आपको कैसे गाइड कर सकते हैं। हम, मेरे लिए तो वो प्रॉब्लम सेम नहीं है ना जो आपके लिए वो प्रॉब्लम है। मुझे भी टाइम लगा इस चीज़ को समझने में कि जी। आपका बैकग्राउंड, आपकी सारी चीज़ें मैटर करती है। और ये भी हमारे मार्केट में गलत बात फैलाई गई है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये भी बिल्कुल सच बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रियलिटीज़ होते हैं। अगर आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है 10वीं 12वीं तक, तो आपका बहुत सारा स्कोप खत्म हो जाता है ना। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मंकी स्पोर्ट्स में आप बच्चों को जो ट्रेन करते हैं, वो आप इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसको सर हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है, थॉट्स के भी क्या ऑर्डर बना सकते हैं हम? नहीं ये आई थिंक, हाँ, मतलब कि ये थॉट्स का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हम लोग उनको टूल्स देखते हैं कि वो अपने, मतलब विजन मंकी स्पोर्ट्स का यही है कि जैसे आपके लाइफ में कुछ चैलेंज आए, तो आप बोल सकें, चुनौतियाँ आए, तो आप उससे डील कर सकें। अगर हम आपसे अभी 1 मिनट फिर से आप लीजिए, सोचिए, आँख बंद कर लीजिए, आप फिर से सोचिए कि आपको लाइक कुछ आपका गोल है, उस गोल के बारे में सोचिए, ठीक है? और अब सोचिए 2-3 चीज़ें वो क्या है जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाने में आपको पीछे छोड़ रही है। मतलब जो क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपके पीछे अंदर क्या कमी है? पर्सनली आपके अंदर, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, आपके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से आप अपने गोल तक अचीव नहीं कर पा रहे? 3 चीज़ें। ठीक है, बोलिए, आँख खोल लीजिए। वल्नरेबिलिटी इज़ गुड, कि आप अपने बारे में बताएँगे तो ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी। बताइए। चलिए एक चीज़ बता दीजिए, 3 चीज़ आपको बताने में थोड़ा लग रहा है तो। ओके, आई थिंक अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी लगती है अभी भी। कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। क्यों लगता है कॉन्फिडेंस की कमी? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपका ये? एक सिचुएशन बताइए जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हाँ, कहाँ से आता है सिचुएशन सर? कॉन्फिडेंस तो पैसे से ही आता है, हाँ, पैसे से आता है? नॉलेज और पैसा दोनों से हाँ, आता है। नहीं, आप बताइए एक सिचुएशन जहाँ पे आपको लगा सबसे कि ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट कहाँ आप कॉन्फिडेंस के पीछे से पीछे रह गए? अपने को एग्जांपल दीजिए। इसका मैं डायरेक्ट ऐसा आंसर नहीं दे सकता सर, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे मिलूंगा, किससे मिलूंगा, उस टाइम पे मैं नॉर्मल रहता हूँ। ये जब मैं अकेले रहता हूँ तब मेरे साथ कुछ चीज़ें इंटरनल घूमती रहती है, तब मैं इतना डिप्रेस्ड भी हो जाता हूँ कि आई डोंट नो क्या बोलूँ इसके बारे में। मतलब अभी बैठा हूँ ना आपके साथ तो मैं दुनिया भूल जाऊँगा। पॉडकास्टिंग ये मेरे लिए थेरेपी है एक, बट जो एक ट्रॉमा कुछ हुआ रहता है आपके पास्ट में, तो वो घूमता रहता है। ठीक है, आपका एग्जांपल मैं ये लेके उसको समझाता हूँ, क्या मैं बच्चों में हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, आप जो कॉन्फिडेंस कम का बात कर रहे हैं ना, तो अगर आपके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ आप फेल हुए होंगे, या आपको सामने से कोई बोला होगा, पेरेंट्स बोले होंगे या आपके टीचर्स बोले होंगे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है। जनरली अगर आपको कोई ऐसा बोलते रहता है तो आप अपने बारे में वो वैसा मानने लगते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक ट्राइब का नाम याद नहीं आ रहा है, ये सच है कि झूठ है ये पता नहीं, लेकिन क्या होता है कि आइलैंड में अगर किसी पूरे जो ट्राइबल लोग थे उनको किसी पेड़ को मारना होता था ना,
तो सब लोग उसको सराउंड करके उसको गाली देते थे, कर्स करते थे। वो जो प्लांट था वो अपने आप खराब हो जाता था, खत्म हो जाता था, मर जाता था। तो ये बच्चों पे भी लागू होता है, मतलब कि इसको कहते हैं हम लोग नकारात्मक सेल्फ टॉक, मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि अपने आप से नेगेटिव बात करना। जैसे हम लोग जब बच्चों के साथ इंगेज करते हैं, कोको खिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो बच्चों में हम देखते हैं ये चीज़ कि अरे मेरे से तो नहीं हो पाएगा, वो पहले नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने आप को पहले ही वो पीछे कर देते हैं, अपने आप को वो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे मेरे को लगता है आप जहाँ का बोलते हैं कि अरे हो सकता है कि आप उस चीज़ से डील करना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज़ है, अब नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं कि उनको बोले लिखने के लिए, सोच के आने के लिए, कब कब तुम अपने आप से नेगेटिव तरीके से बात करते हो, है ना, अपने आप को पीछे रोकते हो, है ना। और फिर उसको हम बोलते हैं कि तुम उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को एक आवाज़, एक उसका स्केचिंग करके दिखाओ, वो दिखता कैसा होगा तुम्हारा, जो तुम आत्म से जो तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसको दिखता कैसा होगा, वो बोलता कैसे होगा, अब उसको फाड़ के फेंक दो, है ना। आगे से तुम जब भी, फिर हम लोग बच्चों से पूछेंगे क्या तुम जब भी आया तुम उसके बारे में कॉन्शियस थे, हैं कॉन्शियस थे, तो क्या तुम उसको वहाँ पे रुक पाए। जैसे हम अपने जीवन में इसको अपनाना चाहें, तो जैसे कि हमको लगता है कि हम कहाँ पे वीक है मेरा एरिया, हाँ, जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है मेरा कोई नेटवर्किंग स्किल्स मेरा अच्छा नहीं है, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमको लगता है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो हम अपने आप को पहले से पीछे करके अपना बॉडी लैंग्वेज पीछे करके बैठ जाते हैं। लेकिन हम अपने आप को उसको उस जगह पे बेहतर करने के लिए क्या कर सकते थे, आप बताइए क्या कर सकते हैं। सामना कर सकते हम अपने आप को बोल सकते हैं, हम अपने आप को पहले समझेंगे हम, क्योंकि हम अभी समझ नहीं रहे थे, अभी तक तो मेरा जीवन ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, अब हम अपने आप को गियर पे लाए। पहले हम ओह ये तो मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक है, पहले फर्स्ट स्टेप लिए हम समझे कि मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक है, फिर हम बोलेंगे कि ये तो मेरा, यहाँ पे हम अपने आप को पीछे कर रहे हैं, हम चलो इसको हटा देते हैं। इसकी जगह हम ये सोचते हैं अभी हम इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम बेहतर हो जाएंगे। तो हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम अपने आप को कैरेक्टर असोसिएशन करके मेरे से होगा ही नहीं, वो करने की वजह हम थोड़ा सा स्टेटमेंट को बदल के ये बोल रहे हैं कि चलो इस बार नहीं हो पाया, हम एक बार और कोशिश करेंगे, है ना। तो हम अपने आप से जो कह रहे हैं उसको बदल रहे हैं, है ना, वो छोटा सा चेंज कर रहे हैं और बार बार कॉन्शियस हो रहे हैं कि जब हम अपने आप से नेगेटिव बात करें, तो वो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते लेते वो मेरा उस फील्ड में कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है ना, जो इस चीज़ में आप कमजोर है, जब आप जिस फील्ड में आप कमजोर हैं, कॉन्फिडेंस आपको कम है, आप देखिए अपने आप को अवेयर हो जाइए, सेल्फ अवेयरनेस लाइए, कब कब आप अपने आप से क्या यहाँ पे तुम अपने आप से नेगेटिव बात किए, है ना, क्या इसको देखने का कोई और तरीका है। अपने आप पे मत लीजिए कोई भी चीज़, उसको आप एक थर्ड पर्सन बना के देखिए, अच्छा ये चीज़ मेरे में कमी है, इसको हम कैसे, इसको देखने का क्या और तरीका है, और इस पर फिर बेबी स्टेप्स लीजिएगा तो उसमें आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों लोग को फिर ये बस है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और बचपन में सिखा देना तो मतलब कि वो बच्चे का रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस किस लेवल तक बढ़ सकता है, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। बेसिकली आप उनको सेल्फ अवेयर कर रहे हो। सेल्फ अवेयर एक पार्ट है, सेल्फ अवेयर, इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये तभी 3-4 साल बच्चों के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि ये पूरा एक सोशल इमोशनल लर्निंग जो हुआ, ये अब एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस इज वन पार्ट ऑफ इट। जैसे आपने कहा सर कि आप कुछ सोचते हो तो नेगेटिव थॉट आते हैं कि यार ये नहीं कर सकता, फिर आप सोचते हो कि अरे चल हट ना, कर लेंगे, कुछ नहीं। ये जो थॉट है ये आया भी है मेरे साथ कि कहीं गया हूँ मैं, यार इसको कैसे करना है इसको यार, लेकिन बट फिर चलो करके देखते हैं, देखा जाएगा जो भी है। ये होता है, आप बताएं तो समझ में आया कि नहीं वो एक्चुअल में ये वर्क हो चुका है अपना। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत मैटर करती है। और जैसे आपने कहा सर कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की बात थी, हो सकता है सर मैं यहाँ सेल्फ टॉक जो करते रहता है उसकी वजह से ये है। हाँ, वो उस पर्टिकुलर आप ओवरऑल नहीं होगा, बहुत चीज़ में आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस, जैसे आप बात कर रहे हैं कितने अच्छे से बात कर रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन हर इंसान हर चीज़ में तो अच्छा नहीं हो सकता है। कोई दूसरे फील्ड में हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि आपका शुरू से कॉन्फिडेंस, मतलब हो सकता है किसी बच्चे का खेलने में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि बचपन में उससे को इंकरेजमेंट नहीं मिला, लेकिन आप उस चीज़ में बेहतर बेबी स्टेप्स लेके आप बेहतर हो सकते हैं उसमें। बस समझिएंगे कि आप अपने आप को पीछे नहीं रख रहे हैं, अपने आप को अपने आप दबा नहीं रहे हैं आप वहाँ पे। सो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बेसिकली लोगों को अगर ये बोल देंगे तो अजीब लगेगा, बट ये है एक्चुअली सर। नहीं, पॉडकास्टर्स लोग इंट्रोवर्ट होते हैं देखिए, आपको डीप टॉक पसंद है जी, आपको लंबा कॉन्वर्सेशन पसंद है, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो स्मॉल टॉक्स कर सकते हैं, वो लोगों से मिल सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको डीप टॉक, मतलब कि आप एक विषय के बारे में लंबे समय बात करना चाहेंगे, डीप टॉक्स करना चाहेंगे, तो वो मैं समझ सकता हूँ आप इंट्रोवर्ट है। और इंट्रोवर्ट मैं जैसे बोला बिल गेट्स से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंट्रोवर्ट्स आर लाइक, इंट्रोवर्ट्स का भी ज़माना है। इसको मेरे लिए रखे थे सर। आप लगा लीजिए
आप ही के लिए है वो। इसको लगा ही लेते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस बैच। और क्या, ऑल इमोशंस मैटर। इसमें लिखा हुआ है ऑल इमोशंस मैटर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ट्रू। सो आप कौन कौन से स्पोर्ट्स प्ले कराते हैं बच्चों से? अभी हम लोग खो खो और फ्रिस्बी का गेम इस्तेमाल करें। खो खो ज़्यादा हो गया क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि हमारे पास जहाँ पे हम कराते हैं कम्युनिटीज़ में कराते हैं तो वहाँ पे जगह कमी होती है, और बच्चों को ऑलरेडी खो खो आता है, तो मिक्स जेंडर में हम लोग कराते हैं, लड़के लड़कियों को मिलाकर, तो खो खो का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते तो स्पोर्ट्स भी मैटर करता होगा मेंटली चीज़ों को संभालने के लिए। हैं। स्पोर्ट्स देखिए, जब स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं तो 2-3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो एंडोमॉर्फिन है, और वो एक हैप्पी हार्मोन है। तो आप 15 मिनट फिजिकली एक्टिव रहिएगा तो हार्मोन रिलीज होगा, इट इम्प्रूव्स योर वेलबींग, तो वो इम्प्रूव होता है। साथ में आपका एक हार्मोन का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। तो जो एक स्ट्रेस हार्मोन भी होता है और वो दूसरा हार्मोन उसको कम करता है, तो आप अनहैप्पी भी कम फील करते हैं। तो ओवरऑल बच्चों के फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए स्पोर्ट्स लाइक बहुत आज की डेट में, जिस समय में हम जी रहे हैं, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया है, तो स्पोर्ट्स इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको करना चाहिए। और मतलब ये भी रिसर्च शो करता है, जो बच्चे बचपन में एक्टिव होते हैं वो बड़े होकर भी एक्टिव होते हैं। तो इसी कारण बच्चों में ये हैबिट्स इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं लोग जी। सर मंकी स्पोर्ट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको पार्टनरशिप है इसके लिए? तो हम लोग दूसरे एनजीओ की पार्टनरशिप में काम करते हैं। एक हम लोग का अभी प्रोजेक्ट चल रहा था, बिहार में चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे एक एनजीओ है, नेशनल लेवल एनजीओ, जिसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। झारखंड में भी हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें हम लोग कोल इंडिया के साथ काम किए हैं मिलके, और अभी और एक कोचेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट है, वो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो 70 कंट्रीज़ में काम करती है, तो उसके साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं ट्रेनिंग के लिए, अपने खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग के लिए, कैसे बच्चों के साथ काम किया जाए, तो उनके साथ वो काम होता है। साथ में अभी हम लोग का काम चल रहा है बिलासपुर में, जिसमें हम लोग बिलासपुर पुलिस के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं। तो ये कुछ काम हम लोग अभी चल रहा है हम लोग का बस। तो अभी फंड रेजिंग का भी आपका चल रहा है कुछ? जी 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 जी। ओके, तो ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि फंड रेज कर रहे हैं सर, तो इस इनिशिएटिव से अगर हम कुछ हेल्प कर पाते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो सर ने लिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर आपको। और साथ ही मेरे को एक टीम को अच्छा बनाने के लिए टीम मेंबर्स की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे को हमेशा स्ट्रगल होता है रायगढ़ में, क्योंकि अच्छे टीम मेंबर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि काम करना है अच्छा तो अच्छे मेंबर्स चाहिए, मोटिवेटेड लोग चाहिए। तो अभी हम लोग का कुछ जॉब रोज़ की ओपन है, तो कोई अगर रायगढ़ में रहने वाले युवा हैं या छत्तीसगढ़ में, और आप लोग यहाँ आके काम करने में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दे देंगे सर का, कॉन्टैक्ट डिटेल, आप रीच आउट कर सकते हैं। जी। सर मंकी स्पोर्ट्स को बिल्ड करते समय, और अभी आप जो इतने बच्चों के साथ वर्क कर रहे हैं आप, आपके पर्सनल लाइफ में या पर्सनल मेंटल में क्या इम्पैक्ट आया उसका? देख, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ शेयर किया, तो क्योंकि ये सब जैसे मैंने बताया, मैं बहुत चुपचाप वाला रहने वाला बच्चा था, अंदर अंदर घुसा रहता था। अब जब मैं बच्चों को मदद करता हूँ तो मैं खुद वो चीज़ अपने आप को सीख रहा हूँ। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना, कि वो सब चीज़ मैंने सीखा बच्चों से, खुद के लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो पर्सनल ग्रोथ है वो एक चीज़, कि मेरे को लगता है ये सब चीज़ मेरे को मतलब कि मेरे अंदर कमी था, तो मैं वही चीज़ बच्चों को सिखाने की, मेरे को जिस तरह के इंसान की ज़रूरत थी जब मैं बच्चा था, तो मैं वही इंसान बनने की कोशिश करता हूँ बच्चे के जीवन। और जब उनको सिखाता हूँ तो उसमें से 1-2 चीज़ मैं भी सीख लेता हूँ, तो मेरा जीवन अच्छा चलता है उससे। वो होता है ना सर कि हम एक ही पर्सनालिटी के टाइप रहते हैं, रहना नहीं चाहते, उसी जोन में रहना नहीं चाहते हैं, जोन बदलना पड़ता है। तो आई थिंक कि ये जो आपने मेंटल चीज़ें बात जो आप करते हैं बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं मैंने भी ये किया खुद के लिए, तभी जाके आज बैठा हूँ सर आपके साथ। लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं कि आप जिस चीज़ से आप गुजरे रहते हो, उसको ओवरकम करना। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी खुश हूँ, खुश क्यों? आपके साथ बैठा हूँ पॉडकास्ट में, मैं तो अच्छा लगा बात करके। अच्छा लगा बात करके, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो अच्छा है, आप अपनी भावनाओं को आप पहचान पाए, उसका कारण भी जान पाए, है ना? लेकिन जनरली हम लोग अपने जीवन में अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते हैं, देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं खुशी में भी क्या पर्टिकुलर इमोशन अभी आप फील कर रहे हैं। मेरे पास एक एक्टिविटी है कराने के लिए, फिर से इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार आँख बंद कीजिए अपना,
और सोचिए कि अभी आपके बॉडी में कितना एनर्जी है 1 से 10 में। 10 1 मतलब से 10 नंबर देने हैं। हाँ, 10 मतलब पूरा एनर्जी है आपकी बॉडी में, है ना? और 1 मतलब बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी है ना? सोच लीजिए एक नंबर। सोच लिए? हाँ, अब अपने दिमाग में अब सोचिए आप कितना प्लेज़ेंट महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं। 1 बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं और 10 है कि पूरा आप प्लेज़ेंट बहुत खुश करके महसूस कर रहे हैं। हुँ, सोच लिए, क्या नंबर है बताइएगा? नंबर 8 पहला पहला वाला है? एनर्जी में भी नंबर 8 और हाँ। प्लेज़ेंट में भी 8। ओके, तो ये एक मूड मीटर है, मतलब कि आप येलो जोन में आए हैं, है ना? 8 और 8, तो इसमें बहुत सारे भावनाओं का नाम लिखा हुआ है। इसमें से आप देखिए तो कोई इमोशन से आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या इस सब भावनाओं में से, किसी भावना में से? येलो जन में ही इसमें येलो जोन में, हाँ, उस जोन में देखिए कौन सा है भावना? मैं ये प्रसन्न प्रसन्न महसूस कर और रहे हैं, हाँ, अभी फोकस्ड हूँ अभी अभी फोकस अभी महसूस के कर लिए। फोकस और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? अ, अभी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में इसलिए फोकस महसूस कर रहे हैं। बातचीत अच्छा हो रहा होगा शायद इसी कारण फोकस आप महसूस कर रहे हैं। मैं भी क्लियर हुआ कुछ चीज़ों को लेके आपसे बात करके। जनरली क्या होता है, आप इस मूड मीटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप रोज़ 3-4 बार कीजिए और स्पेशली उस समय के लिए कीजिए जहाँ आपका टाइम चैलेंजिंग होता है। आप सोचिए एक समय कि जैसे कि मेरा चैलेंजिंग टाइप कम होता है कि हो सकता है कि जब मैं घर जाता हूँ तो घर में पूछते होंगे क्या कर रहे तुम अपने जीवन में, और कभी-कभी जहाँ पे आपका झगड़ा हो जाता होगा, लड़ाई हो जाता हो, तो उसके पहले आप ये एक्टिविटी कीजिए और अपने मूड को समझने की कोशिश कीजिए और समझिए क्यों आपको महसूस हो रहा है, तो आप वो सब सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर पाएँगे। तो मैं ये भी आपको दूँगा, ये अपने साथ रखिए और इसको, Thank you, ये sir. स्टिकर है, इसको निकाल के आप कहीं भी अपने ऐसे जगह रखिए, चिपका सकते हैं जहाँ पे आप इसको रेगुलर देख सकते हैं और फिर आप इसको देख कर अपनी भावनाओं को बार-बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? और जितना आप इसको समझ गए ना, पहले आपको कितना एक्टिव है एनर्जी वो समझना है, कितना प्लेज़ेंट महसूस कर रहे हैं वो समझना है, फिर अपने आप को चारों ज़ोन में डालना है और जिस ज़ोन में भी होंगे उस भावनाओं को समझना है, उसके बाद क्यों महसूस कर रहे हैं। बस इतना आप करेंगे तो आप क्यों कर पे समझेंगे ना, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ के बहुत सारे सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर पाएँगे। मतलब कि चैलेंजिंग सिचुएशन जहाँ पे आपको मतलब कि होता है ना, एज पे होते हैं, किसी से लड़ाई हो जाने का चांस होता है, घर वालों के साथ होता है या किसी दोस्त के साथ होता है, तो उसको आप बेहतर तरीके से डील कर पाएँगे। जी। तो ये मतलब जो माइंड मैप भी हम लोग करते हैं, जी, तो ये इमोशन थॉट्स मैपिंग में हाँ, एक तरह से आप कह एक तरह सकते से हैं। इसको जी, ऐसे जी। ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। और एक्चुअली ये वर्क कर रहा है यार, मतलब हम खुद के थॉट्स को देख सकते हैं, खुद के इमोशन को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का जो माइंड रहता है, हमारा भी ऐसे ही कि ऑटो मोड पे चलते रहता है। ट्रू, आप ऑटो मोड में चलिएगा तो आप इग्नोर करते हैं अपने बॉडी को, अपने बॉडी के इमोशंस को इग्नोर करते हैं। आपका बॉडी कहीं पेन में है तो आप उसको इग्नोर करते हैं। अपनी बॉडी को सुनने की ज़रूरत है, अपने माइंड को सुनने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है वो क्या कह रहा है आपसे। तो वो एक तरीका है आपके लिए ईज़ी, एक टूल है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल करके आप सही गाइडेंस गाइडेंस दे सकते हैं सर। इससे क्या होगा ये बता दीजिए। इससे यही होगा कि आपका नॉर्मल जीवन का क्वालिटी अगर अभी यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अगर जब आप अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं तो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, फोकस सब कम होगा। लेकिन अगर अपने इमोशंस को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आप अपने डे टू डे लाइफ को बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और जिससे आपका जो जीवन का क्वालिटी है इतना से इतना तो हो ही जाएगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ इस चीज़ का। तो आप जो ये एक्टिविटी कराते हो सर बच्चों को, तो उसको मेज़र कैसे करते हो उनके सक्सेस को? तो हम लोग जैसे कि अभी प्रोग्राम चालू किए तो हम लोग का सर्वे बनाए हम लोग, उसमें बहुत मेहनत लगता है कि बच्चों से किस तरह से सवाल पूछे तो किस तरह का रिस्पांस है। तो बहुत सारे फील्ड्स के डिफरेंट एरियाज़ के क्वेश्चन पूछे, जैसे एक्सेस टू स्पोर्ट्स कि बच्चों को कितने खेलने का मौका मिलता है, खेलने में मज़ा आता है कि नहीं, सेफ महसूस करते हैं कि नहीं, क्या ये हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सोशल स्किल्स से रिलेटेड हो गया, क्या उनके दोस्त हैं कि नहीं, मिक्स जेंडर दूसरे जेंडर के दोस्त हैं कि नहीं, क्या वो अपनी बातों को कह पाते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया कुछ क्वेश्चंस, फिर हो गया टीम वर्क से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, इमोशंस से लेके जब उनको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस आता है वो किस तरह से डील करते हैं, क्या वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, स्क्रीम करते हैं या उस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं, क्या वो फ्रिक्वेंटली एंगर महसूस करते हैं, इरिटेटेड महसूस करते हैं। तो ये सब का हम लोग का 70-80 क्वेश्चन से बना हुआ है जो हम लोग जिन बच्चों के साथ काम करने से शुरू से पहले हम लोग कराए उस क्वेश्चंस को, और हम लोग और फिर हर महीने जब बच्चों से सेशंस करते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं कि उन बच्चों में क्या चेंज आया, प्रोग्रेस हो रहा है वो धीरे धीरे धीरे, और फिर 3 साल के बाद 3 साल 2-3 साल जब हम लोग काम करेंगे एंड में फिर वही
वो करेंगे, हम लोग से सेम सर्वे करेंगे और देखेंगे वो मेजर ऑफ चेंज क्या हुआ। और हर सेशंस के बाद भी हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं बस देखने के लिए कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। और हम लोग का दिशा गलत है तो फिर हम लोग जो डेटा कलेक्ट हुआ फील्ड से, जो फील्ड बच्चों के साथ काम की, फिर अपने दिशा को सही करते हैं ताकि हम लोग का जो गोल है हम लोग वहाँ तक पहुँच सके। इट्स नाइस वर्क सर, और नाइस टू मीट यू सर। सेम हियर। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और इतना डेप्थ जो चीज़ें आपने बताई सर, कैसे हम अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली जब बच्चों को ये सारी चीज़ें सीखने को मिलता है तो वो आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आई होप सो। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।